नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आज का माहौल कैसा है में। हम आज बात करेंगे 3 से 4 चीज़ों पर। पहला कि चिराग पासवान नालंदा जा रहे हैं, और नालंदा क्यों जा रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि वे नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नेतृत्व पर दबाव बनाने नालंदा जा रहे हैं। दूसरी खबर आ रही है ओवैसी की तरफ से कि ओवैसी ने कहा है कि हम तेजस्वी यादव को पोटेंशियल सीएम कैंडिडेट मानते ही नहीं हैं। हैदराबाद के सांसद ने कहा है कि वे पढ़े लिखे भी नहीं हैं और उनके अंदर कॉमन सेंस भी नहीं है, मैथ की जानकारी भी नहीं है, इसलिए वे पोटेंशियल सीएम कैंडिडेट बिहार के नहीं हो सकते हैं। हम अपना लीडरशिप डेवलप करेंगे। तीसरी खबर जो आ रही है वो प्रशांत किशोर की तरफ से है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर महागठबंधन किसी दूसरे यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित करता है या किसी भी दूसरी जाति के किसी व्यक्ति को सीएम कैंडिडेट घोषित करता है तो हम महागठबंधन को समर्थन देंगे। चौथी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने आज बेहद महत्वपूर्ण अहम बैठक बुलाई थी मंत्रियों की, और इससे पहले खबर आई थी कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से 243 सीटों पर तैयारी की जा रही है, सर्वे किया जा रहा है। तो क्या सर्वे किया जा रहा है, क्या जानने की कोशिश जनता दल यूनाइटेड जैसी पार्टी कर रही है जो कि पिछले 20 सालों से बिहार की सत्ता में है। इन सारे मुद्दों पर, पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। ठीक है, आपने कहा पहले तो चिराग जी पर बात कर लें। चिराग पासवान तो यंग नेता हैं और बिहार के फ्यूचर भी हैं, उनका भी फ्यूचर है बिहार से जुड़ा हुआ, और वो बोल चुके हैं कि भाई हम बिहार हमको बुला रहा है। वो बिहार की राजनीति में अहम भूमिका भी निभाना चाहते हैं। और आज भी उनकी पार्टी के सांसद, उनके बहनोई अरुण भारती ने कहा कि चिराग पासवान बिहार में बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं। बिहार की जनता की मांग है, बिहार की जनता उनसे बहुत उम्मीद कर रही है। तो जाहिर है कि चिराग पासवान सीएम बनना चाहते हैं, और ये बात स्वीकार करने में अब एलजेपी को कोई गुरेज नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान के सांसद अरुण भारती, जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, मतलब चिराग पासवान की पार्टी में नंबर 2 हैं, और उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि उनकी पार्टी भीम संवाद कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। और ये तो दलितों को गोलबंद करने की मुहिम दिखाई दे रही है, लेकिन उसी बहाने नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में भी इसको देखा जा रहा है। क्योंकि अगर भीम संवाद कार्यक्रम की शुरुआत करनी थी जातीय जनगणना के बाद, तो माना जाता कि ठीक है भाई, ये दलितों को गोलबंद करने की मुहिम है और हर नेता को हक है कि अपने वोटर को गोलबंद करे, जागरूक करे। तो लेकिन नालंदा से शुरुआत हो रही है इस कार्यक्रम की, इसको लेकर सवाल उठ रहा है। क्या चिराग पासवान फिर नीतीश कुमार को डराना चाहते हैं? क्योंकि आपको याद होगा पिछले चुनाव में क्या हुआ था। चिराग पासवान एनडीए से अलग चुनाव लड़े थे, बीजेपी के किसी सीट पर उन्होंने उम्मीदवार नहीं दिया, लेकिन जेडीयू के हर सीट पर उम्मीदवार खड़ा करके जेडीयू को कई सीटों पर हरा दिया, और 70-80 विधायकों वाली पार्टी 45 विधायकों वाली पार्टी बन गई। तो नीतीश कुमार तो उसको भी अभी भूले नहीं हैं, लेकिन बीच के समय में दोनों में संबंध सुधरा है। चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं, नीतीश कुमार भी एनडीए के साथ हैं, और चिराग पासवान हमेशा नीतीश कुमार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ दबाव भी बनाए रखना चाहते हैं। खबर ये है कि बीजेपी ने इस बार भी 20 सीटों का ऑफर दिया है। चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट तो लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा है, जेडीयू बीजेपी सबसे ज़्यादा है, जितनी सीटों पर लड़े सभी सीटों पर जीते। तो कम से कम चाहते हैं कि भाई हर लोकसभा में जो विधानसभा सीटें होती हैं उन पर उनका हक बनता है। तो 5 लोकसभा सीटों पर जीत हुई है, तो 6-5 30 सीट पर तो उनका हक बनता है। तो क्या ये माना जाए कि आर पार की लड़ाई का ऐलान करने के मूड में आ गए हैं 20 सीटों का ऑफर सुनकर? देखिए, चिराग पासवान 20 सीट पर तो नहीं मानेंगे। अगर 20 सीट पर क्या होगा अगर 20 सीटों से आगे बात न बढ़े? फिर 20 दोहराया जाएगा? देखिए, पिछली बार 15 सीटों का ऑफर था तो उन्होंने गठबंधन छोड़ दिया था और अकेले चुनाव लड़ गए थे, नुकसान जेडीयू को हुआ था। इस बार 20 सीटों का ऑफर है, तो इस बार चुनाव मैदान से हट जाएंगे, अगर मतलब एनडीए से हट जाएंगे, अकेले चुनाव मैदान में उतर जाएंगे, इसकी संभावना कम है। क्योंकि अकेले चुनाव मैदान में उतरेंगे तो नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो अगर चिराग पासवान तो कहीं भी जा सकते हैं ना, उनकी मांग तो हर तरफ है ना। आरजेडी में भी जाएंगे तो उनका स्ट्राइक रेट वैसा ही रहेगा जैसा एनडीए के साथ रहता है, क्योंकि आरजेडी मतलब महागठबंधन भी बहुत कमज़ोर नहीं है, उसमें भी 6 दल हैं,
और सब अच्छा खासा सॉलिड वोट बैंक है तेजस्वी यादव का। एमवाई समीकरण है, मुकेश सहनी है, तो कांग्रेस पार्टी है। चिराग पासवान जाएंगे तो महागठबंधन का पलड़ा भारी हो जाएगा। तो इस बार चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ने की गलती नहीं करेंगे, बल्कि पूरे एनडीए के लिए चुनौती बनेंगे। तो नालंदा से जो कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, दलितों की गोलबंदी का कार्यक्रम, इसको उनके दबाव प्रेशर पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले, मनमाफिक सीटें मिले। उसको लेकर चिराग पासवान ने अपने भीम संवाद कार्यक्रम की शुरुआत नालंदा से करने की योजना बनाई है। मैंने पूछा भी अरुण भारती से कि आप पटना से कर सकते थे, हाजीपुर से कर सकते थे, और उनकी पार्टी के नेता भी ये सवाल उठा रहे थे, दलित नेता हैं, कि भाई ये नालंदा से क्यों किया जा रहा है। और राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय है कि नालंदा से क्यों चिराग पासवान रैली की शुरुआत कर रहे हैं। इसका मकसद साफ है कि दबाव, नीतीश कुमार पर दबाव बनाना, नीतीश कुमार पर दबाव बनाना, नीतीश कुमार को डराना कि भाई आप हमको दबाने की कोशिश करेंगे तो हम फिर से वही राह अपना सकते हैं जो पिछले विधानसभा चुनाव में अपनाया था। तो भाई चिराग पासवान से डर तो स्वाभाविक है। चिराग पासवान से तो बीजेपी को भी अब डर लगेगा। पहले तो नीतीश कुमार को 2020 में दिखा चुके हैं। हाँ बिल्कुल, और उस समय तो नीतीश कुमार को ही केवल नुकसान हुआ। इस बार चिराग पासवान महागठबंधन के साथ जाएंगे तो नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों को नुकसान होगा। सरकार बनाने का सपने पर पानी फिर सकता है, और चिराग पासवान अपनी अहमियत को समझते हैं। इसीलिए ये दलित को गुलबंद करने का और नालंदा से उस कार्यक्रम की शुरुआत करने का सोच रहे हैं। नहीं, सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान नालंदा जा रहे हैं, बात समझ आती है। जनता दल यूनाइटेड की ओर से 243 सीटों पर सर्वे कराने की बात समझ नहीं आ रही है। क्यों सर्वे? जो पार्टी 20 सालों से सत्ता में है, अब वो पार्टी कह रही है कि हम 243 सीटों पर सर्वे कराकर जनता का मूड समझेंगे और यह जानेंगे कि जनता के बीच क्या मुद्दे हैं, जनता किन बातों से खुश है, किन बातों से नाराज है। यह सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, नीतीश कुमार की ये आखिरी पारी है और वो चाहते हैं कि आखिरी पारी शानदार रहे, क्योंकि आखिरी पारी के परफॉर्मेंस पर ही उनके पार्टी का भविष्य निर्भर करता है दीपक। तो 100 से ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे तो तय है, लेकिन लड़ना ही काफ़ी नहीं है, जीतना भी जरूरी है। तो उनकी पार्टी 243 सीटों पर अगर सर्वे करा रही है तो इसका मकसद ये नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। अकेले चुनाव लड़ भी नहीं सकते, आरजेडी के साथ जाएंगे नहीं अब, क्योंकि ज़्यादा थू होगी ना भाई। अब दो बार आप छोड़ चुके हैं, और तेजस्वी यादव सीएम नहीं मानेंगे उनको, तो रहेंगे तो एनडीए के साथ ही। सर्वे का मकसद केवल यही है कि वैसी सीटों की पहचान कर सकें जिस पर वो चुनाव जीत सकते हैं। और अभी से ही आरजेडी के, कांग्रेस के कई दलों के नेता जेडीयू बीजेपी के संपर्क में हैं। तो उन नेताओं को एंट्री इसलिए नहीं हो पा रही है, न तो जेडीयू करा रही है अपने दल में और न बीजेपी करा पा रही है, क्योंकि सीटों का बंटवारा तय नहीं हुआ है। तो ऐसे में बीजेपी भी सर्वे करा रही है, नीतीश कुमार भी करवा रहे हैं, और उसी सर्वे के आधार पर सीटों पर दावा ठोकेंगे कि भाई इस सीट पर हम ज़्यादा मजबूत हैं, इस सीट के लिए मेरे पास उम्मीदवार भी है। अगर मेरे पार्टी में नहीं है तो कांग्रेस से आ रहा है, मेरी पार्टी में नहीं है तो आरजेडी से आ रहा है। तो जैसे ही सीटें तय हो जाएंगी कौन किस सीट पर लड़ेगा, और इसके लिए सर्वे चाहिए, तब दूसरे दलों से आने वाले नेताओं की एंट्री हो पाएगी, जेडीयू में भी बीजेपी में भी। तो पेच यही फंसा हुआ है, इसलिए नीतीश कुमार की पार्टी गंभीरता से सभी 243 सीटों पर सर्वे करा रही है। ये जो खबर आ रही है कि सीमांचल कोसी इलाके में बड़ा सिरदर्द बन रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद के जो सांसद हैं, AIMIM के चीफ जो हैं, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया एक निजी न्यूज़ चैनल को दिए साक्षात्कार में कि देखिए हम नहीं मानते हैं कि तेजस्वी यादव पोटेंशियल सीएम कैंडिडेट हैं, क्योंकि वे पढ़े लिखे नहीं हैं, और मुझे जहाँ तक उनके व्यक्तित्व को देखकर लग रहा है कि उनमें वो कॉमन सेंस भी नहीं है जो एक मुख्यमंत्री को किसी राज्य को चलाने के लिए होना चाहिए, और बड़ी ज़्यादा तल्ख तेवर दिखे, हमलावर दिखे। तो यह जो तल्खी है यह तो सीमांचल कोसी में राजद को डुबा सकती है। देखिए, ओवैसी का वोट बैंक कहाँ है? मुसलमान है, और तेजस्वी यादव का एमवाई समीकरण है, उसी समीकरण में संधमारी करनी है उनको, तो तेजस्वी यादव के खिलाफ तो आग उगलेंगे ही। और वाकई अगर वो 50 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो नुकसान भी सबसे ज़्यादा तेजस्वी यादव को ही पहुंचाएंगे, एनडीए को नहीं पहुंचाएंगे। एनडीए तो चाहता है कि सीमांचल के पूरे बिहार में ओवैसी अपनी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा कर दें। ओवैसी की खास बात यह है कि जो युवा मुस्लिम हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो उनको पसंद करते हैं, उनको वोट भी देते हैं। तभी तो पिछले विधानसभा चुनाव में 11% वोट मिल गया
केवल 19 सीटों पर लड़े और 11% वोट मिल गया। इस बार 50 सीटों पर लड़ेंगे तो वोट का परसेंटेज भी बढ़ सकता है और सीधा उसका नुकसान तेजस्वी यादव को होगा। तो तेजस्वी यादव का विरोध करना स्वाभाविक है, ये राजनीतिक है। अब ये कहना कि भाई पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं इसलिए वो सीएम के पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं है, ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे हैं और राजनीति में उन्होंने अपना कमाल दिखाया है। कारण चाहे जो भी हो, चिराग पासवान का अकेले चुनाव लड़ जाना या फिर उनके वोट बैंक का सॉलिड रहना, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी तो उन्हीं की पार्टी है। तो तेजस्वी यादव को हल्के में नहीं ले सकते हैं। प्रशांत किशोर ने आज बयान दिया है कि अगर महागठबंधन तेजस्वी यादव को छोड़कर किसी और को, किसी दूसरी जाति के व्यक्ति को या यादव से ही तेजस्वी को छोड़कर किसी दूसरे यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दे तो अभी मेरी पार्टी समर्थन दे देगी। भाई तो प्रशांत किशोर कौन नई बात कर रहे हैं, वो तो लोगों को यही समझा ही रहे हैं कि भाई अब तक आप लालू यादव के लिए वोट करते रहे हैं, नीतीश कुमार के लिए वोट करते रहे हैं, मोदी के लिए वोट करते रहे हैं। पहली बार 20 साल 30 साल 50 साल से आप किसी न किसी के लिए वोट करते रहे हैं। तभी आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, आपके बच्चों के जीवन में बदलाव नहीं आया। तो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आए, आपके बच्चों के जीवन में बदलाव आए, तो अपने बच्चों के भविष्य को देखकर वोट दीजिए। उसी को वोट दीजिए जो आपके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कर सके, जो रोजगार की व्यवस्था कर सके। और उनका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? पलायन को रोकना, रोजगार देना। और वो बड़ी बेबाकी के साथ कहते हैं कि भाई दूसरे नेताओं की तरह हम ये वादा नहीं करते कि सबको सरकारी नौकरी दे देंगे, लेकिन सबको रोजगार करने के लिए धन मुहैया कराएंगे, सबको रोजगार करने का अवसर देंगे। और वो तो कह रहे हैं कि पहले ही सरकार बनते ही 20 लाख लोगों को रोजगार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएंगे। वो बैंक के जरिए हो, सरकार के जरिए हो, कराएंगे। तो प्रशांत किशोर नेताओं की तरह बहुत ज़्यादा हवा में नहीं बोल रहे हैं। वो जो भी वादा करते हैं उसका सॉलिड ब्लूप्रिंट है उनके पास कि कैसे हम पलायन को रोकेंगे, कैसे हम रोजगार देंगे, वो साफ बताते हैं। बाकी नेता तो बता ही नहीं पा रहे हैं कि वो कैसे पलायन को रोकेंगे। अगर रोकेंगे तो इतना दिनों तक क्यों नहीं रोका? 15 साल लालू जी की सरकार थी, क्यों नहीं रोजगार मिला? क्यों पलायन नहीं रुका? 20 साल से नीतीश जी की सरकार है, क्यों रोजगार नहीं मिला? क्यों पलायन नहीं रुका? तो तेजस्वी भी निशाने पर हैं और नीतीश कुमार भी उनके निशाने पर हैं। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर, देखिए अब नीतीश कुमार के गांव जा रहे हैं 11 तारीख को मीडिया के साथ, और मीडिया के सामने उनके गांव के लोगों से पूछेंगे कि क्या शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार है कि नहीं, आपको एफआईआर कराने के लिए रिश्वत देना पड़ता है कि नहीं, आपको ज़मीन का मोटेशन कराने के लिए रिश्वत देना पड़ता है कि नहीं, क्या 5 किलो अनाज आपको मिल रहा है, इंदिरा आवास के तहत जितनी राशि मिलती है क्या वो आपको पूरी मिल पाती है। तो भ्रष्टाचार किस कदर फैला हुआ है ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव में जाकर वो दिखाना चाहते हैं। और वो दिखाना चाहते हैं कि नीतीश सरकार ने जो सर्वे कराया है, जाति जनगणना कराई है, उसमें 94 लाख लोग ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, उनको 2 लाख रुपया का आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया था नीतीश कुमार ने। उनके गांव में जाकर वो पूछेंगे कि क्या आपको 2 लाख रुपया मिला। तो नीतीश कुमार चूंकि सबसे पावरफुल हैं, सबसे बड़ा चेहरा है, एनडीए के मुख्यमंत्री के चेहरा वही है, और वाकई उन्होंने बहुत कुछ किया भी है बिहार के लिए। तो नीतीश कुमार ही सबसे ज़्यादा निशाने पर हैं प्रशांत किशोर का। आप देख रहे हैं ना, लगातार तेजस्वी यादव से ज़्यादा निशाने पर नीतीश कुमार हैं। और प्रशांत किशोर तो केवल ये बताना चाहते हैं यादवों को, जो उनके कोर वोटर हैं, कि लालू यादव ने भी आपका जीवन नहीं बदला, तेजस्वी यादव भी ने आपका जीवन नहीं बदला। लालू यादव का बेटा 9वीं पास है, फिर भी उसको सीएम बनाना चाहते हैं। आपका बेटा बीए एमए पास है, फिर भी आपको चिंता नहीं है कि उसको नौकरी नहीं मिली, उसको रोजगार नहीं मिला, उसकी पढ़ाई नहीं हुई। तो आप अपने बच्चों की चिंता करिए। मतलब तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए वोट मत दीजिए, नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए वोट मत दीजिए, मोदी जी को गुजरात में विकास के लिए वोट मत दीजिए। अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए, बिहार से होने वाले पलायन को रोकने के लिए वोट दीजिए, यानी जन सुराज को वोट दीजिए। ये मकसद है प्रशांत किशोर का। कांग्रेस बड़ा एक्शन में दिख रही है। देखिए अभी सीटों का बंटवारा तक नहीं फाइनल हुआ है, उलझा हुआ है मामला, और कांग्रेस तो टिकट बांटना कांग्रेस ने शुरू कर दिया। आज हमें खबर मिली कि गया से एक जिला परिषद अध्यक्ष हैं नैना, वे इस आश्वासन के साथ कांग्रेस में शामिल हुई कि कांग्रेस में उन्हें टिकट मिलेगा। तो अभी सीट मिलेगी कहाँ की नहीं मिलेगी, टिकट का आश्वासन कैसे हो रहा है? ऐसे कई नेता हैं, जैसे बीजेपी के नेता हैं अनिल कुमार,
वो भी कांग्रेस में वापस आने वाले हैं। वो कांग्रेस ही थे लेकिन बीजेपी में चले गए थे, तो फिर वो कांग्रेस में वापस आ रहे हैं। तो सीट टिकट मिलने के आश्वासन पर ही आ रहे होंगे, क्योंकि वहाँ उनको सीट मिल नहीं पाया, टिकट मिल नहीं पाएगा। नैना देवी जो हैं ये जिला परिषद की अध्यक्ष हैं, तो जिला परिषद के अध्यक्ष होना भी छोटी बात है नहीं। वो ज्वाइन कर चुकी हैं कांग्रेस। आज ही किया उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना चाहती है विधानसभा का, तो आश्वासन मिला होगा तभी लड़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी वाकई एक्शन में है। सदाकत आश्रम में तो आज रणदीप सुरजेवाला भी है। सदाकत आश्रम में तो कुछ चिड़िया नजर नहीं आती थी। और पिछले 2-3 महीने से जब से टीम बदली है बिहार में कांग्रेस पार्टी की, तब से केंद्रीय नेताओं का, बड़े बड़े नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। कन्हैया कुमार यहाँ पर यात्रा कर रहे थे, सचिन पायलट यहाँ आ चुके हैं, जो महिला अध्यक्ष हैं अलका लांबा वो कई बार आ चुकी हैं, पवन खेड़ा आ चुके हैं, और आज रणदीप सुरजेवाला आ गए। तो आज सुरजेवाला का क्या मुद्दा था? जातीय जनगणना। कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना कराने का श्रेय राहुल गांधी को दे रही है। कह रही है कि डर करके मोदी जी ने यह जनगणना का ऐलान किया है और प्रमाण दिया कि कितना विरोध करती थी बीजेपी। सच है कि बीजेपी जातीय जनगणना कराने के पक्ष में कभी नहीं थी, और कई प्रमाण उन्होंने दस्तावेज दिए और उसके आधार पर साबित करने की कोशिश की कि बीजेपी तो पिछले महीने तक तैयार नहीं थी जातीय जनगणना के लिए, लेकिन राहुल गांधी ने 2 साल में जो माहौल बनाया है उसके वजह से जो दबाव बना है, जातीय जनगणना कराने के लिए सरकार मजबूर हुई है। जातीय जनगणना तो हो जाएगी दीपक, लेकिन इसके बाद बहुत बखेड़ा होगा रिजर्वेशन के कैप को बढ़ाने की मांग को लेकर। अरुण भारती ने भी इसका संकेत दिया, कांग्रेस पार्टी भी लगातार संकेत दे रही है कि भाई जनगणना से थोड़े होगा, आप जाति के संख्या के आधार पर रिजर्वेशन में हिस्सा बढ़ाना पड़ेगा। और बीजेपी जैसे ही वो करेगी, सवर्णों की नाराजगी बीजेपी से बढ़ेगी। तो कांग्रेस घेरने की कोशिश कर रही है बीजेपी को जातीय जनगणना के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर, और काफ़ी एक्टिव है, एक्शन में है कांग्रेस बिहार में। और नतीजा क्या होगा पता नहीं। कांग्रेस पार्टी तो अपने बल पर चुनाव लड़ नहीं सकती है, तल्ख तेवर दिखा रही है कि सीटें मिल जाए, अच्छी सीटें मिल जाए। अब तेजस्वी यादव कितनी सीटें देंगे, 70 सीटें ले पाएगी कांग्रेस या नहीं? अगर उससे कम सीट मिलती है तो कांग्रेस की हार होगी। तो कांग्रेस एक्शन में है। प्रशांत किशोर ने महागठबंधन को अपने ऑफर के जाल में फंसाने की कोशिश की है। नीतीश कुमार 243 सीटों पर सर्वे करा रहे हैं और चिराग पासवान नालंदा जा रहे हैं। अब यह सारा कुछ चल रहा है और कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजर रहा है जब राजनीतिक माहौल को देखकर यह न लग रहा हो कि बिहार में कल चुनाव है। तो आप भी बताइए कमेंट कर हमें कि कल का माहौल कैसा होने वाला है और कल क्या कुछ हो सकता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।